अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो क्लास सेकेंड ईयर, जैसे कि आपको मालूम है कि आपका बोर्ड के पेपर्स फाइनल ईयर्स के होने वाले और पीएचडी के हवाले से बच्चों को जो कुछ परेशानी हैं पेपर्स में सॉल्व कैसे करें, फॉर एग्ज़ाम्पल के शॉर्ट क्वेश्चंस को किस तरह से हम सॉल्व करें और लॉन्ग क्वेश्चंस को हम किस तरह सॉल्व करें। लास्ट वीडियोस में हमने आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के हवाले से एक डिटेल बताई थी। आज उन्हीं क्वेश्चंस को हम ज़रा सा एक्सप्लेन करेंगे कि आया कि अगर ये बोर्ड में क्वेश्चंस आ गए तो आप इनके आंसर किस तरह से आपने लिखने हैं। तो मेरे पास यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। तो ये जब भी क्वेश्चन आपको करने के लिए दिया जाए, अगर ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाता है तो बेटा पहली बात तो ये कि डिस्क्राइब द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान जब क्वेश्चन आ जाए तो सिर्फ फ़ौरन से आपने इसका आंसर लिखना नहीं, आपने पहले आइडियोलॉजी का अपने डेफिनेशन बतानी। आइडियोलॉजी की डेफिनेशन बताने के बाद फिर आपने इस्लामिक कुछ इसके व्यूज़ हैं, आपने इसको डिस्कस करना है और फिर उसके बाद जो है कि आइडियोलॉजी जो कॉन्सेप्ट है फिर आपने इसको डिफ़ाइन करना है। उसके आखिर में लास्ट में आपने कंक्लूजन को लिख लेना है। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा इसका आंसर। तो लिहाजा हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो मार्क्स इसके दिए जाएंगे आपको फुल आपको मिल जाएंगे इंशाल्लाह। तो फुल मार्क्स लेने के लिए आपको ये काम करना होगा। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ पाकिस्तान रेजोल्यूशन। उर्दू में से कहा जाता है कि एक करारदाद लाहौर के बारे में, एक करारदाद पाकिस्तान के बारे में कि जो अहमियत है उसके हवाले से आप उसको एक्सप्लेन करें। तो आपने इसके अंदर बताना ये है कि जो रेजोल्यूशंस की जो इम्पोर्टेंस थी बेटा, आपने इसको डिस्कस करना है। इसमें आपने उनके पॉइंट्स आपने डिस्कस नहीं करने जो एक क्वेश्चंस में आता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट द पाकिस्तान रेजोल्यूशन के बारे में आप क्या जानते हैं। तो उसमें आप पूरे एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं। आपने सिर्फ एक इंट्रो देना है, इंट्रो देने के बाद उसकी जो इंपॉर्टेंस है ना आपने उसको डिस्कस करना है बेटा। कि उसको डिस्कस करने के बाद फिर आपने क्या करना है, कंक्लूजन में लिखना है कि ये ही पाकिस्तान रेजोल्यूशन इसकी वजह से क्या मिला हमें, पाकिस्तान हमें मिला बेटा। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, स्टेट द इनिशियल ऑब्जेक्टिव और ऑफ द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। के मुस्लिम लीग की जो अहम जो मकासद थे आपने उनका जिक्र करना है। तो बेटा डायरेक्टली आपने इसके 4 पॉइंट या 3 पॉइंट्स आपने लिखने नहीं, बल्कि इसमें ही आपने पहले क्या करना है, इसका इंट्रो देना है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कब बनी थी। तो उसका इंट्रो देने के बाद इसका आपका हेड कौन था, इसका फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी कौन था, ये देने के बाद फिर आपने जिसके इनिशियल ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स है आपने फिर उनको डिस्कस करना है बेटा। तो तब जाके इसका आंसर क्या होगा, एक मुकम्मल कंप्लीट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डू यू नो अबाउट लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट के बारे में आप क्या जानते हैं बेटा। तो इसको भी ख्याल रखिएगा कि इसका भी आपने इंट्रो देना है कि लखनऊ पैक्ट कब हुआ था, आपने इसकी डेट भी मेंशन करनी है, नंबर 1। नंबर 2 पे किन दो पॉलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान में लखनऊ पैक्ट जो हुआ था उसके बारे में आपने बताना है। और फिर इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो थे बेटा उसको आपने हेडिंग वाइज क्या करना है, आपने इसको डिस्कस करना है। और लास्ट में इसका कंक्लूजन या जिसे हम कहते हैं हर्फ आखिर लिखना, इसका ना भूलिएगा बेटा। तो ये आप कर लेंगे तो फिर आपका एक इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कंप्लीट होगा। अदरवाइज़ वो इनकम्प्लीट ही रहेगा और बच्चे खामखी में खुश हो जाते हैं कि मैंने इसका आंसर पूरा लिख लिया, हालांकि ऐसा नहीं है बेटा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ द जोग्राफिकल लोकेशन ऑफ पाकिस्तान। तो जोग्राफिकल लोकेशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से बेटा याद रखिएगा कि पहले आपने पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस को आपने डिस्कस करना है कि पाकिस्तान बना कब था, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है बेटा। उसके बाद आपने क्या करना है, इसकी जोग्राफिकल लोकेशन के हवाले से बताना है कि इसकी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में कौन कौन से कंट्रीज़ हैं, आपने उनको बताना है। और फिर उनके साथ हमारे रिलेशन कैसे हैं बेटा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपने उनके रिलेशन आपने बताने कि उस रिलेशंस को आपने क्या डिस्कस करना है। अगर उनके साथ हमारी कोई ऐसी कोई इंटरनेशनल कोई हमारी मीटिंग्स वगैरह उनके साथ जो हुई हैं आपने उनको भी डिस्कस करना है, या कोई ऐसी इंटरनेशनल हमारा रिलेशनशिप उनके साथ है बेटा तो उसको भी आपने क्या करना डिस्कस करना है। जैसे हमारे पास इनोवेशन के हवाले से कोई अगर हमने कोई प्रोग्राम अरेंज किया हुआ है तो आपने उसको भी क्या करना डिस्कस करना है। तो ये कम्प्लीटली आपने क्या करना काम होगा, तो फिर ही आप जाके क्या कर सकते हैं, इसका आंसर कम्प्लीट होगा। ये नहीं है कि बस आपने खाली बता दिया कि ईस्ट में नॉर्थ साउथ में ये फलाफला कंट्रीज़ हैं और उनके साथ हमारे बेस्ट रिलेशन है, तो ये नहीं होगा। अगर फॉर एग्जांपल अगर आप ये लेना चाहते हैं कि ईरान के समाज से कैसे बेस्ट रिलेशन, तो आपको इसको जो है कि वो आपने इसको भी हम डिस्कस करना है कि हमारे इसके बाद रिलेशनशिप चल रहा है सुई गैस का, एक हमारे पास तो एक इनके साथ हमारा एग्रीमेंट है, आपने इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। और फिर हमारे पास तुर्की के साथ और ईरान के साथ पाकिस्तान के साथ एक एग्रीमेंट है, आपने उसको भी डिस्कस करना है। और फिर जो इंडोनेशियन के हवाले से हमारे सार्क के हवाले से एक आपने इसको भी क्या करना है डिस्कस करना है। तो तब जाके आंसर आपका मुकम्मल होगा। तो आपने ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देनी, सिर्फ आपने पॉइंट्स के लिखना है कि हमारे फलां में भी इनके पास हमारा रिलेशन बहुत अच्छे चल रहे हैं बेटा। एक क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा, ये व्हाट डू यू नो अबाउट सिंधी लैंग्वेज बेटा।
इसका ख़ास तौर पे ख्याल रखिएगा बेटा कि सिंधी लैंग्वेज के बारे में पूछा गया है कि सिंधी लैंग्वेज के बारे में आप क्या जानते हैं। तो सिंधी लैंग्वेज जब भी आएगा तो बेटा सिंधी लैंग्वेज आपने पहले हिस्ट्री बतानी है कि सिंधी लैंग्वेज कहाँ बोली जाती है, उसके बोलने वालों को क्या कहा जाता है, और फिर इसके बाद आपने सिंधी लैंग्वेज के हवाले से अगर पोइट्स हैं तो बेटा उसको आपने डिस्कस करना है, और सिंधी लैंग्वेज के हवाले से अगर हमारे पास क्या रिलीजियस के हवाले से बात करनी है कि हमारे बुजुर्ग वगैरह के सेंट्स वगैरह बेटा उनको भी आपने क्या करना है, डिस्कशन में लाना है। और सिंध की एक इम्पॉर्टेंस क्या है हमारे और ऑल प्रोविंसेस पर, तो उसको भी आप डिस्कस कर लें तो आपका एक क्वेश्चन क्या होगा, मुकम्मल हो जाएगा कि व्हाट डू यू नो अबाउट सिंधी लैंग्वेज के हवाले से बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है बेटा, राइट द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑल UNO यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है हमारी। तो बेटा इसका ख्याल रखिएगा कि जब भी आप ये क्वेश्चंस करने लगे तो यहाँ भी आपको ये कहूँगा कि आपने इंट्रो देना है कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनाई गई, इसकी रीजंस क्या आती है, इसकी एम्स क्या आती है बेटा, उसको आपने डिस्कस करना है। इंट्रो में आपने ये देना है कि यूनाइटेड नेशन बनी कब थी, तो आपने इसका डेट लिखनी है बेटा फाइनल करने के बाद, और उसके फर्स्ट ऑफ ऑल कौन कौन से कंट्रीज़ हमारे साथ से फ्रेंडशिप में आए थे तो उनको भी आपने जिक्र करना है, और फिर इस वक्त पाकिस्तान कौन से नंबर्स पर है बेटा उसको आपने डिस्कस करना है, और फिर इसके जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव है UNO के बेटा उसको आपने करना है, पॉइंट बस आपने क्या करना है उसको डिस्कस करना है, और आखिर में अपने कंक्लूजन जरूर लिखना है कि UNO जो है अपने काम कर रही है या नहीं कर रही, तो फिर इसका आंसर भी क्या होगा बेटा सर कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज बेटा, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज कौन कौन से हैं आपने उनको डिस्कस करना है बेटा। तो ये क्वेश्चन स्पेशली बेटा हमारे जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं उनका आता है, कभी कभी साइंस के स्टूडेंट्स को भी दिया जाता है कि नेचुरल रिसोर्सेज हमारे कौन कौन से हैं, नाम नहीं लिखने इसके अंदर बेटा। पहली बात तो ये है कि आपने नेचुरल रिसोर्सेज का नाम लिखने के बाद उसके हवाले से थोड़ी सी 2 लाइन्स की 3 लाइन्स की आपने क्या करना है उसकी एक्सप्लेनेशन भी देनी है बेटा, फिर जाके इसका आंसर क्या होगा आपका कंप्लीट होगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 9th का है, व्हाट डू यू नो अबाउट कल्चर हेरिटेज ऑफ पाकिस्तान बेटा। याद रखना बेटा ये 2 तरह क्वेश्चन बनकर आता है, एक साइलेंट फीचर ऑफ पाकिस्तानी कल्चर के हवाले से आता है और कल्चर ऑफ हेरिटेज के हवाले से। हेरिटेज में विरसा, तो आपने इसकी जो हिस्ट्री है बेटा आपने वो बतानी है, कल्चर ऑफ पाकिस्तान की हिस्ट्री क्या है उसमें आपको जिक्र करना, उसमें आपके पेंटिंग में है, उसके आपके बेटा पेंटिंग में जिक्र आती है, उसके आपके पास जो है क्या कहते हैं उसको इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से भी आपने इसको बात करनी है बेटा, और इसके हवाले से और उसे हमारे पास जो इसके हिस्ट्री जो है कल्चर्स की बेटा उसको भी आपने डिस्कस करना है। तो एटलीस्ट कम से कम बेटा 4 पॉइंट्स आपने इसके करने लिखने हैं बेटा, तो जाके आपका ये क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या होगा मुकम्मल होगा। अब आते हैं बेटा बहुत फेमस क्वेश्चन है हमारा, 14 पॉइंट्स का कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के हवाले से यहाँ 4 पॉइंट्स लिखे गए। तो बेटा बहुत से स्टूडेंट्स लिख लेते हैं कि डायरेक्टली क्या करते हैं कि 4 पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं या उनको लिख लेते हैं और फिर समझते हैं कि हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। लेकिन बेटा एक प्रॉपर एक आंसर जो इसके लिखने का मेथड है बेटा वो ये है कि सबसे पहले आपने यहाँ पे इंट्रो देना है कि 14 पॉइंट्स को आज आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का मतलब ये कि दिए थे, उसकी आपने डेट आपने मेंशन करनी है। डेट मेंशन करने के बाद किसके अगेंस्ट था बेटा उसको भी आपने मेंशन करना है, नेहरू रिपोर्ट के अगेंस्ट था बेटा, और फिर आपने इसके जो 4 पॉइंट्स हैं आपने हेडिंग वाइज क्या करना है इसको आपने डिस्कस करना है बेटा, तो फिर आपका ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर भी कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है, डिस्क्राइब द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के जो अहम जो बेसिक जो क्या बेटा जो उसके प्रिंसिपल्स हैं उनको आपने लिखना है। तो बेटा पहली बात तो ये कि फॉरेन पॉलिसी के हवाले से आप जब लिख रहे हैं तो पहले तो आपने इसको भी यहाँ पे इंट्रो देना है, इंट्रो देने के बाद फिर आपने जिसके मेन जो बेटा पॉइंट्स हैं प्रिंसिपल्स ऑफ किसके बेटा पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी के बेटा, जैसे फॉर एग्जांपल कि हमारे के रूल है कि हम फ्रेंडशिप करेंगे क्या किसके साथ, तो मुस्लिम कंट्री के साथ है, वो भी एक हमारे इसमें बेसिक प्रिंसिपल के हवाले से ये भी है, और इंटरनेशनली जो UNO के रूल्स हैं बेटा उसको भी हम फॉलो करेंगे हमारे क्या बेसिक प्रिंसिपल ऑफ पाकिस्तान के हवाले से। थर्ड बेटा कश्मीर इशू, जैसे क्वेश्चन आता है कश्मीर इशू के हवाले से भी हम बोलते हैं, और इसके हवाले से इस्लामिक कंट्रीज़ की जो प्रॉब्लम्स है बेटा उसको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं उनको फेस भी करते हैं उनके हवाले से UNO में, और उसके प्रोटेस्ट भी करते हैं, आपने इसको डिस्कस करना है बेटा। तो इसके एटलीस्ट कम से कम बेटा 4 पॉइंट्स आपने क्या करना है इसके लिखने है बेटा। और लास्ट बेटा डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट्स एंड एक्सप्लेन द इट्स एलिमेंट्स, इट्स स्टेट्स की जो बेटा कॉन्सेप्ट क्या है बेटा रियासत का और उसके बुनियादी इसके एलिमेंट्स उनको जिक्र करना है। तो बेटा आपका ये जो न्यू चैप्टर्स आपके जो ऐड हुए हैं ना ये उनमें से क्वेश्चन आपका ये लिया गया, तो इसका तो बिल्कुल बेहतरीन तरीके से बेटा नोट्स की नीड ही नहीं, आपके जो लास्ट के 2 चैप्टर्स ऐसे बनाए गए हैं कि फ़ौरन आंसर लिखे हैं, फ़ौरन इसका आंसर आपको वहाँ पे मौजूद मिलेगा बेटा। अब आते हैं बेटा हम डिटेल आंसर क्वेश्चंस के हवाले से बेटा। इसमें सबसे पहली बात तो बेटा ये कि स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम होती है कि हम कितने पेजेस इसके फिल करें बेटा,
भाई आपने पेजेस फिल नहीं करने होते, मुझे नहीं पता कि आपकी हेडिंग्स कितने लाइंस पे आती है, आपकी राइटिंग कैसी है। तो बेटा पहली बात यह है कि जो क्वेश्चन में पूछा गया है आपने क्या करना है, उसका आंसर आपने क्या करना लिखना है बेटा। तो बहुत से अच्छे नोट्स अवेलेबल है मार्केट के अंदर बेटा, उससे आप हेल्प ले सकते हैं, आपके टीचर ने एक्सप्लेन किया आप उससे भी हेल्प ले सकते हैं। और स्पेशली हमने जो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म के हवाले से जो आपको ये क्वेश्चंस दिए हैं बेटा, उसमें जो आपने जो क्वेश्चंस लिखे हैं उसके रिलीज इसलिए कहा जाता है कि जो आप टेस्ट वगैरह दें उसको एक बार गो थ्रू जरूर करें कि टीचर ने कहाँ मिस्टेक्स आपके निकालें, ताकि आप फाइनल में वो मिस्टेक ना करें बेटा। तो व्हाट वर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय पाकिस्तान जस्ट आफ्टर इट्स क्रिएशन। तो बेटा इसकी जो सबसे पहले 4 या 5 हेडिंग्स बेटा आपकी चैप्टर्स 3 में मौजूद हैं। आपने पहले क्या करना है, सॉरी 2 में मौजूद है बेटा, उसको आपने क्या करना है पहले लिखना है, और उसके बाद फिर और जो अदर्स प्रॉब्लम्स है बेटा उसको आपने क्या करना है, अगर आप चाहें तो सब हेडिंग्स उसकी बना लें, आप कर लें। तो कम से कम जो मेन हेडिंग है बेटा, अगर एक हेडिंग आप मेन हेडिंग की बात करो 5 हेडिंग्स की बनती है, तो आपने क्या करना है बेटा उस हेडिंग को, अगर मेन हेडिंग लिखना है और उसके अंदर कोई आप हेडिंग ये सब हेडिंग ऐड नहीं कर रहे, तो कम से कम आपकी हेडिंग 1 पेज पे होनी चाहिए बेटा। तो एटलीस्ट कम से कम आपके 3 या 4 पेजेस जो आपके बोर्ड की पेपर्स कॉपीज बेटा वो आपकी फिल होनी चाहिए। और अगर आप बात करें बेटा, अगर सब हेडिंग्स भी डाल लें इसके अंदर तो बेटा बहुत अच्छी बात हो जाएगी। और तो उसको हाईलाइट, जिससे आपको हमने क्लास में बताया भी था कि आपने किस तरह से किस हेडिंग्स आपने बनानी है, तो इस तरह से क्या होगा आपका ये क्वेश्चन क्या होगा बेटा कंप्लीट हो जाएगा। एटलीस्ट कम से कम ये आपका जो क्वेश्चन है बेटा ये 4 to 5 पेज पे आपका ये जाना चाहिए, तब जाके आपका ये आप समझ जाएंगे हमारा क्या आंसर क्या हो चुका बेटा कंप्लीट हो चुका है। एक्सप्लेन द साइलेंट फीचर ऑफ पाकिस्तानी कल्चर बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है बेटा कि पाकिस्तानी कल्चर के हवाले से आपने बताना है। तो बेटा ये वो क्वेश्चन है जिसमें ईजिली मतलब है कि कल्चर हेरिटेज नहीं पूछा गया, साइलेंट फीचर्स ऑफ पाकिस्तानी कल्चर्स के हवाले से पूछा गया कि मुझे सूरत जो पाकिस्तानी कल्चर्स की आपने उनको लिखना है। तो बेटा नाउ डे जो सूरत है आपने उनको डिस्कस करना है, जैसे हम यहाँ पे जो सेलिब्रेट करते हैं, जो डेज़ करते हैं आपने उनका जिक्र करना है, जो हमारे एक रिलीजियस डेज़ होते हैं वो सेलिब्रेट करते हैं उनका लिखना है, और इसके अलावा जो हमारे मतलब वेयरिंग होते हैं चलार कमीज, इसके हवाले से बेटा आपने लिखना है, और हमारे फूड्स के हवाले से बेटा उसमें लिखना है आपने। और दूसरा जो लिविंग स्टाइल बेटा हमारा जो है जो हमारा विलेजर का है या फिर हमारे सिटीज़न का, जो उनको आपने लिखना है बेटा। तो फिर इस तरह से आपने कम से कम इसकी बेटा 12 से 13 हेडिंग्स आपने बनानी है इस क्वेश्चन की बेटा। तो इंशाअल्लाह फिर इसका आंसर क्या होगा कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है उर्दू लैंग्वेज इज़ अ सिंबल ऑफ द नेशनल इंटीग्रिटी ऑफ पाकिस्तान पर डिस्कस करना है। तो आपने सबसे पहले इसका इंट्रो देना है कि उर्दू लैंग्वेज का इंट्रो देना है कि ये बनी कैसे आई। आप इसके हवाले से जो हमारे उर्दू लैंग्वेज ने किस तरह से मतलब है कि पाकिस्तान को अचीवमेंट के लिए जो उसने एक रोल प्ले किया उर्दू लैंग्वेज ने, उसको आपने क्या करना है उसको लिखना है कि फॉर एग्जाम्पल मुस्लिम लीग ने जो एक कनेक्ट किया अपने मैसेज को पब्लिक के दरमियान में, तो वो लैंग्वेज जो थी बेटा उर्दू की थी, और उर्दू के हवाले से हमने प्रोटेस्ट किए बेटा, और स्पेशली जो हमारे सूफिया कराम ने उर्दू के अंदर इस्लामिक वैल्यूज़ को जो लिखा है उर्दू लैंग्वेज के अंदर, आपने उसको भी क्या करने से डिस्कस करना है बेटा। अब आते हैं क्वेश्चन हमारे पास, डिस्कस इन द डिटेल व्हाई द मुस्लिम ऑफ सब कॉन्टिनेंट डिमांडेड सेपरेशन होमलैंड देमसेल्फ। तो इस क्वेश्चन में बेटा आपको ये डिस्कस लिखना होता है कि मुसलमानों ने एक सेपरेट मतलब होमलैंड क्यों मतलब चाहने की कोशिश की कि हमें अलग कर लिया जाए। तो इस हवाले से जो प्रॉब्लम्स उनको फेस उन्होंने की पाकिस्तान बनने से पहले, तो उन प्रॉब्लम्स को आपने क्या करना है, आपने हेडिंग वाइज आपने लिखना है बेटा। जैसे प्रोडक्शन ऑफ मुस्लिम राइट्स के हवाले से बेटा आपने उसको लिखना है, काउ स्लॉटर्स पे जो उसने बैन लगाया तो उसके हवाले से लिखना है, उर्दू लैंग्वेज के हवाले से जो काम किया गया बेटा आपने उसके बैन लगाएगा उस पर लिखना है बेटा, और जो गवर्नमेंट जॉब के हवाले से जो मुस्लिम्स को नहीं दी जा रही थी उसके हवाले से लिखना है बेटा, और एक जो लिविंग स्टाइल जो मुसलमानों का था बेटा उसको भी इंकरेज किया जा रहा था बेटा, उसको आपने लिखना है। और इसके अलावा एक हेडिंग ये भी बनती है कि मुस्लिम सोसाइटी को जो बेटा जो एक उसको ख़त्म किया जा रहा है उसको आपने लिखना है। तो इन तमाम चीज़ों का आपने हेडिंग वाइज लिखना है, और फिर जाके बताना है कि यही वो एक रीज़न से बेटा जिनकी वजह से क्या किया हमने, एक हमें सेपरेट होमलैंड हमें चाहिए था ताकि जहाँ पर हम रह कर क्या कर सकें, इस्लामिक वैल्यूज़ को क्या कर सकें, उनको फॉलो कर सकें बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास मौजूद है, डिस्क्राइब द पॉलिटिकल इवेंट्स दैट टुक प्लेस बिटवीन 90 to 1947 बेटा। इस क्वेश्चन का ज़रा सा ख्याल रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन 1940 to 47 पूछ लिया जाता है, कभी क्वेश्चन 1935 to 1947 का आता है। तो इसकी जो मेन हेडिंग है बेटा वो आपने क्या करनी है बेटा, आपने डिस्कस करनी है बेटा। तो 1940 to 47 में जो मेन हेडिंग्स हैं बेटा वो तो जाहिर सी बात है, एक
क्वेश्चन तो बार बार रिपीट हो चुका है बेटा, और बहुत सारे पेपर्स में भी आ चुका है। और इवन यहाँ तक कि कहा जाता है कि क्वेश्चन 2 हैं जो अल्टरनेट आते हैं। एक क्वेश्चन ये 90, 40, 47 वाला, और दूसरा ये कौन सा, ये कल्चर्स वाला बेटा, ठीक है। ये कल्चर वाला क्वेश्चन जो आता है ये, तो एक कल्चर वाला क्वेश्चन हो गया, दूसरा ये हो गया 90, 40, 47 वाला आ गया। ये दोनों के अल्टरनेट हर साल एग्ज़ाम में आते हैं, तो स्पेशली इनका ख्याल रखिएगा कि 90, 40, 47 के जो पॉलिटिकल इवेंट्स हुए हैं बेटा, उनको आपने हेडिंग वाइज लिखना होता है। और हेडिंग के साथ भी एयर को आपने मेंशन लाजमी करना है बेटा। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो पॉलिटिकल इवेंट लिख तो देते हैं, लेकिन उसमें कोई हेडिंग नहीं होती बेटा, या कोई इसमें एयर नहीं होता बेटा। तो ऐसा ना करें आप, एयर आपको ज़रूर मेंशन करें बेटा। और क्या ही बात हो जाएगी कि अगर आप उसमें डेट और मंथ को भी क्या करें, इसके अंदर लिख लें बेटा। लास्ट क्वेश्चन बेटा हमारे पास है, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन द इकॉनमी ऑफ पाकिस्तान बेटा। जैसे कि आपको एक मालूम है कि हमारा पूरा जो पाकिस्तानी कल्चर बेस करता है बेटा, हमारी इकॉनमी वो एग्रीकल्चर के हवाले से, और तकरीबन जो लोग हैं 70% प्लस जो हमारे हैं वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हमारे लोग हैं। तो इस हवाले से बेटा आपने थोड़ा सा इसकी इंपॉर्टेंस को दिखना है कि एग्रीकल्चर के हवाले से कि पाकिस्तानी क्या क्या मतलब उसमें अब तक उनकी GDP रेट में क्या क्या उनका इजाफा हो रहा है, आपने उसको भी नोट करना है। और दूसरा ये कि गवर्नमेंट जो है बेटा उसका क्या रोल प्ले है एग्रीकल्चर के हवाले से, या उसकी ग्रोथ के हवाले से, या उससे जो रिलेटेड जो हम काम कर रहे हैं उसके हवाले से। तो इंशाअल्लाह अगर इसको आप तमाम चीज़ों को लेके चलेंगे तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और बेटा अगर मज़ीद आपको हमारी हेल्प चाहिए तो बेटा इंशाअल्लाह ठीक है, कमेंट्स में लिखें इंशाअल्लाह, तो आपको इसका ज़रूर आंसर दिया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।